हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे और पढ़ रहे होगे। तो आज हम लोग आईयूपीएसी नाम पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था बेटा, हमारे यहाँ परीक्षाएं स्टार्ट हो गई थी और इन परीक्षाओं के कारण थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई थी, जिससे हम वीडियो नहीं डाल पाए। तो आज आपको आईयूपीएसी पद्धति का अगला वीडियो हम दे रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। एल्कोहल तक हम लोगों ने पूरा किया था। अब अगला यौगिक है हमारा ईथर। तो ईथर किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जब एक अकेली ऑक्सीजन अपने साथ दो अलग अलग एल्केनों को जोड़ ले, इस अवस्था में हम उसका जो आईयूपीएसी नाम है वो तो अभी पढ़ ही रहे हैं, जानेंगे ही। इसको सामान्य भाषा में ईथर कहते हैं, ठीक है। और आईयूपीएसी पद्धति में इसे एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। अब उच्चारण बिल्कुल ऐसे ही करना है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब जैसे मान लो इस R के स्थान पर, R किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्केन को। CH3OCH3। अब CH3OCH3 इसको सामान्य भाषा में कहे कोई कि क्या है, तो हम लिख सकते हैं दो मिथिल समूह यहां पर मौजूद हैं, तो 2 मिथिल ईथर। ईथर से हम समझ जाएंगे कि एक ऑक्सीजन से दो एल्केन जुड़ी हुई है, ठीक है। ये यहां पे लिखेंगे डाई मिथिल ईथर, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि आईयूपीएसी पद्धति में क्या है, तो पहले इतने को लपेटो। इतने भाग को कहते हैं एल्काक्सी, मानी एल्केन और साथ में ऑक्सी। तो कौन सा एल्केन है? मीथेन है। तो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ लगाओगे तो क्या होगा? मेथॉक्सी। और इधर दूसरा वाला कौन है? ये भी मीथेन है, तो मेथॉक्सी मीथेन। अब इसी तरीके से अगर C2H5O CH3 जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे भैया? इसको सामान्य नाम में तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, अल्फाबेटिकली लिख लेंगे, एथिल मेथिल ईथर। कितना बढ़िया नाम, जैसे लिखा वैसे पढ़ लो, एथिल मेथिल ईथर क्रियात्मक समूह। या फिर ऐसे लिखेंगे, अब पहले इतने को लपेट लो, तो ये क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। देखो, हर जितने यहां पे अलग अलग समूह लिखे गए हैं, ये एल्केन है, ये ऑक्सीजन है, ये एल्केन है, तो इनको एल्कोक्सी, ये पहले एल्केन को और उसके साथ जुड़े हुए क्रियात्मक समूह को एक साथ हैंडल कर रहा है, और ये एथेन बता रहा है कि उससे एथेन जुड़े हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ईथर का नामकरण पढ़ते हैं। अब प्रोपाक्सी प्रोपेन, प्रोपाक्सी एथेन, प्रोपाक्सी मेथेन अलग अलग हो सकते हैं बहुत सारे। तो अगर क्रियात्मक समूह O मौजूद हो, इसको ऐसे दिखाते हैं R', तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। याद रखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। अब पहला एल्केन जो होगा उसको उसके साथ ऑक्सी जोड़ देंगे, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपाक्सी, ब्यूटाक्सी, कुछ भी कर सकते हो, प्रोपेनॉक्सी, ठीक है, प्रोपाक्सी। और यहां पे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ईथर का नामकरण किया जाता है। इसके बाद आता है अगला नाम एल्डिहाइड का। और ये क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। अगर सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं, ठीक है। अब साधारण नाम इनके कार्बन समूहों की संख्या के आधार पर साधारण नाम बना देते हैं। अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा केवल CHO के साथ, तो इसे क्या पढ़ते हैं? सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी पद्धति में ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे इसे हम पढ़ते हैं, इसका जो नाम होता है वो होता है एल्केनल। मतलब एल्केन के साथ अल जोड़ते हैं भैया, जो एल्केन लिखी होगी उसके साथ अल जोड़ देंगे, एल्केन प्लस
अल। तो यहां पर क्या है, एक कार्बन है ना भैया, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेथेन। तो मेथेन में अल जोड़ दो तो भैया ये बन गया मेथेनल। समझ रहे हो, बस ये याद रखना है, एल्केन में कहा जोड़ते हैं, आधा नाम तैयार हो गया। अब यहां पे एक लगा लो CH3CHO। तो आप जानते हो भैया हाइड्रोजन की कोई यहां वैल्यू नहीं है, सिर्फ गिनना है। तो कार्बन को कितने हैं, 2। ठीक है, अब इससे तो 2 को एक, अब यहां पर पढ़ेंगे एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। लेकिन आईयूपीएससी में क्या पढ़ेंगे इसे, इथेनल। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। ठीक है, अब 3 कार्बन हो गए, CH3 CH2 CHO। तो प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। और आईयूपीएससी में कहां पढ़ेंगे, 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, बोलो भाई, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो इस तरीके से एल्डिहाइडों का नामकरण होता है। आइए आगे अगले क्रियात्मक समूह में चलते हैं। अगला क्रियात्मक समूह है हमारा कीटोन। अब कीटोन में क्या होता है कि यहां पर C डबल बॉन्ड O, और इधर एक एल्केन जुड़ा होता है और इधर एक एल्केन जुड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों एल्केन एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, जिन्हें RCOR- के रूप में लिखते हैं। और इनका नाम क्या पढ़ेंगे, एल्केनोन। मतलब एल्केन प्लस ओन जोड़ करके बनाएंगे एल्केनोन। ठीक है, अब यहां पर ये ऐसे हो सकता है CH3CO, इसको ऐसे डबल बॉन्ड में नहीं लिखते हैं, अब यहां CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की अवस्था में इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनोन। अब इसमें इससे अधिक भी हो सकते हैं, CH3 CH2 CO CH3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2-ब्यूटेनोन। अब 2 क्यों लग रहा है ये आगे बताएंगे। फिलहाल अगर इतना आप याद रखते चलिए कि अगर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अपनी अलग अलग बंधों के साथ 2 एल्केन से जुड़ा हो, ये दोनों एल्केने भिन्न हो या समान रूप से हो, तो इस तरीके से बने हुए यौगिक को हम एल्केनोन पढ़ते हैं। मतलब जुड़ी हुई एल्केन, यानी कार्बन के आधार पर हम ये गिनते हैं कि कितनी एल्केन है और साथ में ओन जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एल्केनोन। ठीक है, अब आइए समूहों के बादशाह, समूहों के राजा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल को देखते हैं, यहां पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर R। और सामान्य रूप से लिखी हुई यह संरचना इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है। यहां पर एक एल्कीन आकर के जुड़ेगा और इस तरीके से ये COOH रहेगा, तो इसको एल्केनोइक एसिड पढ़ते हैं, एल्केनोइक। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एल्क शब्द बार बार जुड़ रहा है, ये कार्बन की संख्या के आधार पर डिसाइड होता है, और COOH जो अलग से है उसके लिए अम्ल शब्द यूज, ओइक अम्ल यूज कर रहे हैं, इसे ओइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है,
तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम हो गया एल्केनोइक अम्ल, जैसे HCOOH, तो ये क्या कहलाएगा, एक ही कार्बन है इसमें, तो मेथेनोइक अम्ल। सामान्य नाम फार्मिक अम्ल। अगर कार्बन डायरेक्ट एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो साधारण नामों में इनके लिए फार्म शब्द यूज करते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल। और आईयूपीएसी पद्धति में कार्बन की संख्या के आधार पर और उसके क्रियात्मक समूह के आधार पर इनके नाम को लिखते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल हो गया। अगर इसमें यहां पे CH3 जुड़ गया, अब COOH, तो सामान्यतः इसे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन यहां पे एथेनोइक अम्ल कहलाएगा। अगर CH3 CH2 COOH है तो ये प्रोपेनोइक अम्ल कहलाएगा। इस तरीके से आईयूपीएसी में बढ़ती हुई कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके नाम एल्केन बदलते रहते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह एक ही होने के कारण इनके नामों के अंत में वही चीज बार बार रिपीट होती रहती है। एक बात और, ये जो क्रियात्मक समूह है इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, तो अगर एक से अधिक हो गई तो इन्हें डाइओइक भी पढ़ते हैं। जैसे आइए देखते हैं, अगर ये ऐसे जुड़े हुए हैं COOH, अब यहां पर एक सिंगल बॉन्ड खाली है तो यहां से ऐसे भी हो सकता है COOH, ये इस तरीके से जुड़ जाए। सामान्यतः इन्हें ऐसे लिखते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब दो कार्बन यहां पर मौजूद हैं, तो दो कार्बन के लिए क्या करेंगे, डाई एथेन डाइओइक अम्ल। और अगर ये तीन कार्बन की शक्ल में मौजूद हैं, जैसे एक कार्बन है COOH और COOH और यहां पर H है, तो ये क्या हो जाएगा, चार कार्बन है तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन ट्राइओइक अम्ल। आगे हम लोग जब नाम पढ़ने के लिए, ये शुरुआत है, किसको क्या कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। जब आप इसे जान जाएंगे तब जब हम वास्तविक रूप में इनके नामों को लिखेंगे, उस अवस्था में आपको ये ही सहायता प्रदान करेंगे। माने आईयूपीएसी पद्धति में मूल प्रैक्टिस तो नामों को लिखकर और उनके नामों को पढ़ना है, ये तो शुरुआत मात्र है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आईयूपीएसी पद्धति ये ABCD है, ठीक है बेटा। तो आगे आओ, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न देखते हैं। मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अपने व्युत्पन्न भी बनाता है, जैसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब यहां पर अगर ये अपने एक हाइड्रोजन का त्याग कर दे और ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R में कन्वर्ट हो जाए या R' में, मतलब ये अपने हाइड्रोजन को तोड़कर अगर यहां पर कोई एल्केन जोड़ लेती है, इस अवस्था में इसे एस्टर कहते हैं। मतलब ये एस्टर आपको इस तरीके से मिल सकते हैं CH3COOC2H5, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसके पहले के जितने भी क्रियात्मक समूह आपने पढ़े हैं वो क्रियात्मक समूह सिर्फ अपने ही रूप में रहता है, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH है, इसे क्रियात्मक समूहों का किंग कहा जाता है, ये क्रियात्मक समूहों का राजा है, ठीक है। इसको समझने के लिए अपने आप में एक पूरी वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न को पढ़ाएंगे और इसी के साथ क्रियात्मक समूहों की संख्या लगभग समाप्त हो जाएगी। एक दो क्रियात्मक समूह और होगा, उसके बाद फिर हम नामकरण की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम वस्तुओं के नामों को लिखते हैं। तो ठीक है बेटा, आज यहीं तक, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।